आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के विदाई संभाषण नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। जन्म सन 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार है चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि। मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे, यानी कि इनसे पहले जो ब्रज भाषा में साहित्य लिखा जाता था और वह भी पद्यात्मक अधिकता, गद्यात्मक कम था। उन्होंने भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का पुट भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, यानी शब्द हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम प्रयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेम की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह साहसिक गद्य का भी नमूना है। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका ही था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यानी कि जब लॉर्ड वायसराय को भारत छोड़ना पड़ा, तब उस स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो स्थितियाँ होती हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। होना वो होता है जो होना होता है, क्योंकि जो इस संसार से ऊपर भी एक शक्ति है जो कि संसार को संचालित करती है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी कि जब हम एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यह जो समय होता है वह हृदयों में करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, यानी कि हमें खुशी की जगह दुख हो रहा है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का
इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थीं। उनमें से एक अधिक बल वाली थी और कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। यानी कि एक जो गाय पिटती थी उस गाय को भी जो पीटने वाली गाय के जाने का दुख हुआ। तो केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी एक दूसरे से बिछोड़ने का दुख होता है। चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार एक नाटक को चलाने वाला होता है, जो कि नाटक को आगे बढ़ाता है। तो जो वो ईश्वर है वह भी नहीं जानता था कि ये जो नाटक चल रहा है, ये आपके यहाँ पर भारत में जो नए नए कानून और नए नए जो ये लागू किए गए हैं अध्यादेश, तो उनसे हमारे देश की जनता को किस तरह का अनुभव होगा, इसे तो वह ईश्वर भी नहीं जानता था। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतरकर, अब वर्तमान में मुंबई हो गया ये, माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरी हुई। यानी कि जब दूसरी बार लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितनों ही वर्षों सुख की नींद सोती रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी कि आप स्वयं भी परेशान रहे और आपने भारतवासियों को इतना अधिक कष्ट दिया है। जिस तरह से गर्म तवे पर पानी की बूंदें अगर डाली जाएं तो वो नाचती रहती हैं, इस तरह से आपने हम भारतवासियों को दुखों की भट्टी में झोंक दिया था। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख हुआ। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलहदीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर था। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने जो नीतियां भारत में अपनाई उसके कारण से इन्हें भारत देश के नागरिकों के सामने तो नीचा देखना ही पड़ा, साथ ही इनको अपने देश में भी नीचा देखना पड़ा। इन्होंने अपना पद त्यागने की धमकी भी दी, लेकिन उससे भी वह अपने पद और सम्मान को प्राप्त नहीं कर सके। आज के लिए इतना ही।